कहा, मुझे बड़ा गुस्सा आया एकदम से। मैं कहा आपने क्या कहा, दोबारा रिपीट करना इसको। फौजी को तनख्वाह इसलिए दी जाती शहीद होने के लिए। तो मैंने वो गला पकड़ लिया, इतना गुस्सा आया गला पकड़ लिया। मगर आप अपने बेटे को शहीद कराओ, मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा कि आप ये हड़ताल तोड़ दो, आपको एमपी की टिकट दिला दूंगी। अच्छा, ये लेके आई थी वहाँ से, कांग्रेस की टिकट दिलवा दूंगी मैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। जीवन में कुछ पाने की, जीवन में कुछ करने की क्षमता आपके पास है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इम्प्लीमेंट करेंगे सीख के। तो इस सीख के लिए इसी वीडियो को हम देख रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नई जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मेजर ईश्वर सिंह जाखड़। राइट सर? सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी कि हम हॉस्पिटल में बैठे बैठे आपसे डिस्कस कर पा रहे हैं। राहुल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज हॉस्पिटल में आप मुझे यहाँ मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं और मेरे कुछ तजर्बे सुनने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास बैठे हैं। ये मेरे लिए एक बड़े सम्मान की बात है। सर ये तो आपकी चीज़ें हैं जो मुझे खींच लाई हैं आपके पास। आपने बोला कि कुछ मैसेज हाँ। जनता के लिए या यूथ के लिए, तो वो मैसेज भी मैं साथ साथ बताऊंगा। ठीक है सर। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी यंग एज से। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। हमारे फादर सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में थे। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में थे? हाँ जी। तो हमने जो है वो उनने 3 बच्चे हम अजमेर में हॉस्टल में पढ़ाए हमारे फादर ने, एक मतलब साधारण किसान होते हुए। लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वो ये कहते थे कि हमने भाई बाहर विदेश में लड़ाई लड़ी है, देखा है, दुनिया देखी है, एजुकेशन है तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं है। तो अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाया खूब अच्छी तरह से। हम पढ़ने के बाद सिविल में टीचिंग किया मैंने, छोटे भाई कर्नल चांद ने भी। और उसके बाद हम आर्मी में आ गए। वो हमारे पीछे पड़े रहते थे, आप आर्मी में जाओ, आर्मी में जाओ, सिविल में टीचिंग करते रहोगे, यहाँ कुछ नहीं है। सिविल में टीचर्स के पास चप्पल भी नहीं मिलती। ये वो आपके फादर बोलते थे? फादर बोलते थे मेरे। अच्छा। तो हमारी समझ में भी आई कि भाई ये आर्मी का अलग स्टाइल है, अलग ही लाइफ है। हम दोनों भाई आर्मी में आ गए। दोनों भाई एक साथ? छोटा भाई कर्नल चांद भी और मैं भी। अच्छा, कौन सन कौन सा सर? ये कौन सी ईयर कौन सा हुआ ये वाला? विच इज ये तो बहुत पुरानी बात है, 74 में। 74 मतलब 71 की लड़ाई, 3 साल बाद। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो हम आर्मी में आ गए। आर्मी में चलो जी, वो भाई तो कर्नल से आया, मैं डिसेबिलिटी पेंशन आया। अच्छा। 60% डिसेबिलिटी मिली मुझे। हेड इंजरी हो गई थी, मल्टी फ्रैक्चर हो गए थे। चलो भगवान जो करता है वो सब मंजूर है। वो जो कुछ करता है वो ठीक ही करता है, और हम तो भगवान के शुक्रगुजार हैं कि उनने बड़ी अच्छी हमें आशीर्वाद दिए। और आशीर्वाद के जहाँ तक तरक्की की जो बात है, वो भी एक संदेश दे रहा हूँ मैं। आप संदेश की बात करते हो। कोई आदमी के पास माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, ये 3 आशीर्वाद हो और उसकी मेहनत हो, तो उसकी तरक्की को रोक नहीं सकता। भगवान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, और वो अपनी मेहनत, अब मेहनत कर दे इसके साथ। 4 चीज अगर हैं तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और वो हमारे परिवार में हुआ है। अच्छा। आज 1 दर्जन डिफेंस अफसर है मेरे परिवार में। मेरे परिवार में छोटा बेटा कर्नल अनिल, वो कमांडो है। ये ताज होटल बॉम्बे का हीरो है। कसाब पकड़ा था वहाँ से। तो उनकी इसमें उसकी कमांड में होटल क्लियर हुआ था। अच्छा। मेजर उन्नी कृष्ण लीडर था उनका। वो शहीद हो गया 1-2 घंटे के बाद ही। उसके बाद कमांड बेटे के हाथ में था, तो उनके कमांड में ही हुआ। क्या बात और है। उसी टाइम 26/11 को हुआ, 27/11, 28/11 को क्लियर हुआ होटल। और 29 को पोलिंग था, मैं दिल्ली कैंट से इलेक्शन लड़ा था एमएलए के। अच्छा। तो वो एमएलए, तो हम तो ABC नहीं जानते पॉलिटिक्स के, ना हमारे पास पैसा होता फौजियों के पास। लेकिन वो लड़ा गया यूं कि OROP का मैं संस्थापक हूँ। मैं कर्नल भारद्वाज, जनरल राजकादान, जनरल सतवीर। तो देखा लोगों ने इतना भाई इनका सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है इस संघर्ष के लिए, तो इनको थोड़ा और
बढ़ावा दिया जाए, सम्मान दिया जाए। और वो मेरा इनिशिएशन था। हमने कई साल वहाँ संघर्ष किया जंतर मंतर पे कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। सर मैं ये खुद बोलना चाहूँगा, सर इज द फाउंडर ऑफ OROP, वन रैंक वन पेंशन। तो सर उसकी थोड़ी सी झलक बताइए कि कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने काम किया और क्या क्या रहा उसकी। वो शुरुआत ये हुई कि 2006 में कर्नल भारद्वाज का बेटा शहीद हो गया था आर्मी में, कैप्टन उमंग भारद्वाज। उसको करण भारद्वाज वाज एन आर्मी और हाँ, कर्नल भारद्वाज का बेटा था कैप्टन। तो कैप्टन उमंग भारद्वाज शहीद हो गया था। तो सेक्टर 10 में उनकी स्टैच्यू भी लगी हुई है चौक पे, कर्नल भारद्वाज चौक। उनका स्कूल भी है उसके नाम से। तो हमने क्या किया, मगर कर्नल भारद्वाज हमें कुछ करना चाहिए अपने बेल्ट सर्विस के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए। 40 साल से गवर्नमेंट धोखा दे रही है हमें, वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रही। तो वो भी बड़े संघर्ष है। कर्नल भारद्वाज की समझ में आ गई बात, बोला हमें कुछ करना चाहिए। वो भी भुक्तभोगी था, बेटा शहीद हो गया था। बड़ा बेटा मेजर था आर्मी, वो भी निकाल लिया फिर उन्होंने। अभी वो कर्नल है टीए में और पायलट है, आगे पायलट का कोर्स कर लिया था। वो हेलीकॉप्टर सर्विस दे रहे हैं सब। तो खैर वो उनकी वाइफ भी इसी तरह बहुत जुझारू थी। उनके समझ में आ गई बात। हमने वो मीटिंग शुरू की एनसीआर में, इधर उधर महेंद्रगढ़ नागौर तक और इधर जगह जगह मेरठ तक पंजाब में। हमने 2 साल तो हमने कर्नल रैंक तक चलाया ये, जवान से लेकर कर्नल रैंक तक, कर्नल तक रखा हमने। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही, ना तो ब्यूरोक्रेट सुनते हैं, ना लीडर कोई सुनता, नेता सुनता है। तो जनरल हमारा फेस होना चाहिए। तो जनरल राज का, लेफ्टिनेंट जनरल राज का ध्यान और मेजर जनरल सतवीर को हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कर्नल भारद्वाज जनरल सेक्रेटरी रहे, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, और वो ग्रुप बढ़ गया है। सर मैं इस ग्रुप से बड़े समझना चाहूँगा, वन रैंक वन पेंशन की जो चीज़ें स्कीम है, वाई वी नीड दिस, मतलब कि क्या ज़रूरत थी हमें इसको करने की? वो वन रैंक वन पेंशन की ये ज़रूरत थी कि ये वन रैंक और वन पेंशन, वन रैंक का मतलब एक ही रैंक हो और लेंथ ऑफ सर्विस भी उतनी ही हो। तो चाहे 20 साल पहले कोई आया है और आज कोई पेंशन जाएगा, 20 साल पहले पेंशन गया है, तो उनकी पेंशन बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी पहले ही इतनी संघर्ष किया है और उसने भी उतना ही किया है। तो एक ये है, एक ही रैंक में, एक ही लेंथ ऑफ सर्विस में बराबर पेंशन होनी चाहिए। अच्छा, ये होता था कि मतलब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पेंशन डिफरेंशिएट होती थी? डिफरेंस था उसमें। अच्छा। तो पुराने जो रिटायरी थे उनको थोड़ी मिलती थी पेंशन। अच्छा। तो ये एक बड़ा कष्ट था। 40 साल से संघर्ष चल रहा था ये। हमारे से पहले भी काफ़ी अफसरों ने जवान संघर्ष किया, आंदोलन किए, गवर्नमेंट ताक पर रखती चली गई। हमने ये शुरू किया, कई साल जंतर मंत्र में बैठे रहे। राहुल, कोई मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट, IAS अफसर, कोई भी हमारे पास जंतर मंत्र पे कभी नहीं आया बात करने। अच्छा। कभी भी। अच्छा। बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ। फिर ये 2008 में 60-65 हज़ार पूर्व सैनिक थे, लेडीज जेंट्स सब मिला के। पंजाब से गाड़ियाँ ट्रेन भर भर के आई थी, ट्रेन की छतों में बैठ बैठ के, लेडीज भी जेंट्स भी। तो उस दिन जो है मिसेज भारद्वाज, वो बड़ी शेरनी थी, वो बहुत संघर्षशील। आपकी वाइफ? कर्नल भारद्वाज की वाइफ। अच्छा। तो मेरी वाइफ, कर्नल भारद्वाज की वाइफ और कई लेडीज थी, ग्रुप था ये। तो वो ज़्यादा संघर्षशील थी, मिसेज भारद्वाज। तो शिक्षा भारद्वाज। तो उस दिन वो बड़ा जोश आया और गुस्सा आया हुआ था उनको। बोले यहाँ कितने साल बैठोगे टेंट में माइक लगा के? टेंट में बैठते थे जंतर मंतर पे? टेंट लगा के माइक पे बैठे रहते थे दिन रात, और भूख हड़ताल भी करी, सब कुछ किया। बोल कोई नहीं सुनाई करेगा, तो these are the officers, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे आज। बस एकदम से जनता, और वो पंजाब वाले तो बड़े संघर्षशील हैं, बहादुर है पंजाब वाले, सरदार बहुत बहादुर हैं, उनकी प्रशंसा करता हूँ मैं। आर्मी में भी, सिविल में भी वो अन्याय के खिलाफ खूब लड़ते हैं। तो जी मैडम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।
तो जनरल्स कहने लगे नहीं, वो दूसरे सीनियर जनरल कहने लगे नहीं पुलिस के साथ भिड़ंत हो जाएगी, चोट लग जाएगी किसी को, आंसू गैस फेंकेंगे, पानी के फुहारे फेंकेंगे, वो मत ऐसा नहीं करेंगे, चोट लग जाएगी लेडीज को, सबको, किसी को। तो मिसेज भारद्वाज बोले जिसको डर लगता है वो यहाँ बैठे रहे, और मैं आपके ज़्यादा जो डर लगता है आपको इन जनरल्स को, आपके लिए चूड़ियाँ मंगा देती हूँ मैं। अच्छा। भाई इस बात से जोश हो आ गया जनता में। और मैडम आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। बाजी वो स्टेज से उतरे और चल पड़े जी नारे लगाते लगाते, वो जनरल भी पीछे पीछे, हाँ अरे जनता पीछे पीछे। 4 बैरिकेड तोड़े। अच्छा। पार्लियामेंट घेराव तक। पार्लियामेंट वो पुलिस कमिश्नर था दिल्ली का डडवाल, वो भी एक जनरल का बेटा था। जनरल डडवाल खुद आ गया। अच्छा। कमिश्नर वो हाथ जोड़े, मेरी नौकरी का सवाल है, मत करो, हमें आदेश है पूर्व सैनिकों से टक्कर मत लेना, तुम्हारा सिर, तुम्हारे हथियार, तुम्हारा डंडा, तुम्हारा सिर ये फोड़ देंगे, इनका संघर्ष नहीं करना, हमें आदेश है, लेकिन मेरी नौकरी का सवाल है, आप नौकरी करो, अरेस्ट कर लो, और क्या करोगे। तो वो करते करते जैसे ब्रिगेड तोड़ते तोड़ते वो बैरिकेड और पहुंच गए थे वहाँ जाके वो ख़त्म हुआ, कर वापस फिर आ गए वहाँ। तो ये तो उस दिन हुआ। भूख हड़ताल में बैठे इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे भूख हड़ताल नहीं कर सकता कोई। अच्छा। धारा 144 लगी होती है हमेशा। अच्छा। तो वहाँ हमेशा लगी होती है? हाँ, वहाँ भूख हड़ताल पे कोई नहीं बैठ सकता। जैसे नया फैक्ट मिला कि इंडिया गेट पे कोई भूख हड़ताल कर नहीं सकता। इंडिया गेट पे आदेश है कि इंडिया गेट पे कोई भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकता। हम वहाँ भूख हड़ताल में बैठ गए, तो पुलिस कमिश्नर फोर्स लेके आ गया कि आप जंतर मंतर पे जाओ और कहीं दूसरी जगह जाओ, यहाँ नहीं कर सकते आप धारा 144 से। मेरे को हमें पता है, जंतर मंतर का पता है, यहाँ का पता है। तो हमने तो पहले बोला था, टाइम मांगा था, किसी ने जवाब दिया नहीं। तो बोला मुझे तो आदेश है, अरेस्ट करना पड़ेगा, आप अरेस्ट करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। जो उन्होंने फिर अपने फटाफट एक कंडीशन के साथ अरेस्ट देंगे, हमारे किसी लेडी को, किसी जवान को, किसी को पुलिस टच नहीं करते, पुलिस वाला कोई। तो उसने अनाउंस कर दिया अपने हथियार डंडे सब जमा कर दो बस में, और गाड़ियाँ लगाई, उठाए अपने और ले गए वो गाड़ियाँ में बैठा के। इंडिया गेट के साथ वो है जो कोर्ट भी है, किस क्या कौन सा कोर्ट है वो, इंडिया गेट के साथ ही है। वहाँ पे DSP SP बैठता है पुलिस स्टेशन में, वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने भाई अरेंजमेंट कर रखा, कुर्सी उर्सी लगा रखी, माइक लगा रखा, पानी का इंतजाम, सारा सब कुछ, चेयर, कुर्सी उर्सी, चेयर और सब। वहाँ हो गए जी, वहाँ भाषण शुरू हो गए। वहाँ भाषण शुरू हो गए। तो फिर इसमें एक और तजर्बा बताऊंगा। जहाँ जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार कोई ना कोई एक अपना एजेंट भेजता है। अच्छा। कि आप उसको कोई इंसेंटिव देंगे कि आप ये हड़ताल तुड़वाओ, इसको तुड़वाओ, आपको ये देंगे हम। तो एक मेजर साहब में हीरोइन थी, मोहम्मदन लेडी, कर्नल सोडी की वाइफ, सरदार जी की वाइफ। अच्छा। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कर्नल मेजर साहब में हीरोइन थी वो, और वो मिस इंडिया भी रही है। अच्छा। वो आती थी कभी कभी जंतर मंतर पे, भाइयों बहनों मैं भी आ गई। वो ऐसे सेलिब्रिटी देख के और खुश होते हैं, और कोई भी भाई वो वहाँ भी पहुँच गई, अरेस्ट हुए तो वहीं पहुँच गए। वो वहाँ पहुँच गए, आगे जाके जनरल राज का अध्ययन से सेकंड किया, मैं भी आ गया भाई बहनों, आपके साथ हैं, चिंता मत करो। और वो सेकंड किया, 2 मिनट वो बैठी थी, और 2 मिनट बैठ के जनरल का अध्ययन और वो दोनों उठ के वहाँ से वो SP के ऑफिस में जा बैठे। वहाँ चाय वाय पी, गपशप मारे, उनने कुछ प्लानिंग लेके आई थी वो कि आप ये हड़ताल तोड़ दो, आपको MP की टिकट दिला दूंगी। अच्छा। ये लेके आई थी वहाँ से, कांग्रेस की टिकट दिलवा दूंगी मैं। तो हम समझ गए थे कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ पक रहा है। मगर गए कहाँ वो, तो कोई पता करे वो तो SP साहब के ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा। फिर वो वहाँ से स्कीम करके, प्लानिंग करके निकले बाहर, और जनरल राज का आदर ने आओ देखा अंताओ, माइक पे खड़ा होके बोले भाइयों बहनों आज हम ये हड़ताल वापस लेते हैं, फिर कभी परमिशन लेके आएंगे। इतना वो कहना हुआ, और एक सरदार जी ने टाई पकड़ के खींच ली, एक कर्नल साहब ने। बोला आप अभी सर्विस में नहीं हो कि आपकी
हवा फूंक से पौधे जलते हो। हाँ आप जवान जैसे और जनरल सारे बराबर हैं हम यहाँ, हाँ सिविलियन है और हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। आपने कैसे कर दिया ये? मैं बोला जनरल राज का जाना, आप ऐसा क्यों करते हो? पहले भी आपने बेइज्जती कराई। हाँ अडवाणी एक बार आया था, हम्म वहाँ भी आपने ऐसे अनाउंस किया आपको हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसने बोला हमें आप सपोर्ट करो और एक्स सर्विसमैन, हमारी सरकार आई तो आपको 1 रैंक 1 मैन देंगे। हम्म तो वहाँ भी उसने कह दिया था, वहाँ भी उसके साथ वही हुआ। फिर जनरल वो क्या नाम अडवाणी तो भाग गया, हाँ। जब ये एपिसोड देखा स्टेज के ऊपर। हाँ फिर वो जैसे तैसे करे जनरल राज का दल क्यों बेइज्जती कराते बार बार? हम्म स्टेज पे ही थे हम इकट्ठे। फिर वो महसूस किया, उसने कहा गलती हुई मेरी। फिर मगर अब क्या करूँ मैं? मामला तो माहौल तो बिगड़ गया। मगर माइक पर अनाउंस करो कि मेरे पर्सनल व्यूज़ है, एज ए प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर उसने बोला, शांत हुआ मामला। तो बड़े एपिसोड हुए इसमें। अच्छा तो वहाँ से हो गया, उठ के वो आगे चले आए। तो जी उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और ये चलता रहा, किसी ने नहीं सुना। जनरल रहे हमारे फेस, इनकी भी किसी ने नहीं सुनी। और वो 2014 में मोदी जी ने कांटा निकाला। अच्छा, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पर्सन दिया। तो बीजेपी के राहुल लिए गांधी ने बोला था मैं 5,000 हाँ करोड़ मैं इसमें दूंगा 1 रैंक 1। वो इलेक्शन होने से पहले 2014 के इलेक्शन से थोड़े दिन पहले। तो वो तो 5,000 करोड़ से क्या होता है? जहाँ 25 लाख पूर्व सैनिकों की पूर्व पेंशन में 5,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। तो जब मोदी आया तो इसने दिए नहीं 500 करोड़ 500 करोड़ दूंगा 500 करोड़ अच्छा 5,000 नहीं 500 करोड़ दूंगा, अच्छा राहुल गांधी ने बोला। हाँ मोदी जब आ गया तो मोदी ने 10,000 करोड़ दिए ओहो क्या बात है। बनते ही, और उन्होंने बोला 100 दिन के अंदर मैं आपको ये कर दूंगा, और कर दिया उसने। तो वो थोड़ी बहुत वो रह रही है थोड़ी कमी बेसी, वो भी हो जाएगी, लेकिन मोदी ने अच्छा काम किया। सेना के लिए बहुत अच्छा कर रहा है मोदी, हम सैल्यूट करते हैं मोदी जी को। क्या बात है सर, ये मेजर बोल रहे हैं। हाँ। सर ये मेजर्स में आप थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। आपकी जो आर्मी लाइफ कब कितने साल की रही थी? आपकी आर्मी में जब आप थे तो आप एज अ सोल्जर भर्ती हुए थे, क्या आप डायरेक्ट एनडीए से भर्ती हुए थे? नहीं, मैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर था, हवलदार। अच्छा हम सिविल में सर्विस करके गया था मैं, टीचिंग करके। हाँ मैं AA एमएड हूँ। हाँ हाँ सिविल में सर्विस किया, यहाँ आ गया। तो जब यहाँ आया तो मेरी ओवरेज हो गया था। मैं हाँ 27 ईयर्स में एज में मैं यहाँ आया तो मेरी वो निकल गई थी एज। अच्छा, फिर मुझे कमीशन मिला। तो उस टाइम कमीशन था ऐसे जाने का? हाँ, फिर कमीशन मिल गया। फिर थोड़े दिन के बाद हाँ थोड़ी सर्विस उठते ही अच्छा कमीशन मिल गया। और वो फिर 10-12 साल की सर्विस के बाद मुझे हेड इंजरी हो गई और मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन आ गया। कभी ऐसे इसमें रखा, कभी आपको फौज में अभी क्या लगता है फौज की स्टेटस क्या है, और फौज की पहले की लाइफ जो थी और अभी की लाइफ में कुछ अंतर आया है? अभी बहुत अंतर है, जैसे कि बहुत अंतर है। अभी पढ़ी लिखी फौज है। अच्छा मैट्रिक एंट्री है तो मैट्रिक +2 तो सभी जवान जा रहे हैं। तो एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और वो एक पढ़े लिखे जवान है, तो उनको कोई बात बताने में समझाने में देर नहीं लगती। मतलब वो एक अंडरस्टैंडेबल वो वर्ड हाँ। समझते हैं। हाँ, तो अभी बड़े इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। फिर मोदी जी ने तो हथियार खूब दे दिए, सब कुछ जो है हथियार दे दिए, सुविधा दे दी, पेंशन बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी। मोदी जी ने बहुत कुछ दिया। और मोदी तो इंटरनेशनल लेवल पे देश की इज्जत बढ़ा रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल फोरम पे जाके मोदी ने तो बहुत अच्छा काम सर एक मेरे इसी बात में से आपके जो आप चीज़ें बता रहे हो, मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, जो आर्मी चेंज होगी है। मेरे किसी JCO से मेरी बातचीत चल रही थी, बात एक दिन हो रही थी, मेरे कज़न ही है, बोल रहे थे कि फौज में क्या होता है ना, फौज में JCOs का दिमाग में आप एक मिसकंसेप्शन है जैसा, आप मुझे इसके बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालना है इसके ऊपर। मुझे बोलते हैं JCO का दिमाग बंद कर दिया जाता है और ऑफिसर्स ही सब कुछ रूल करते हैं। ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन से चलता है, सपोर्ट से चलता है, अंडरस्टैंडिंग से चलता है, ऐसा नहीं होता। वो बोल रहे थे कि हम JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, तो वो नीचे तो वही संभालते हैं कमांड जवानों को।
तो जेसीओ ये नहीं जेसीओ कट ऑफ कोई कर देगा ऑफिसर, नहीं, वो चेन है, वो तो ऊपर से नीचे तक चेन है, और वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ऑर्डर पास होते हैं अफसर्स को, अफसर से जेसीओ को, जेसीओ नीचे करता है, तो ये पूरी वो तो चेन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत धारणा। तो वो कहते थे कि वो कह रहे थे कि जो जेसीओ होते हैं कम रैंक के होते हैं, ऐसा होता है कि उनके माइंड को यूज करनी बंद कर दिया जाता है, ओनली जो बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं वही चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होगा तो उनका तो यूज कर ही नहीं पाएंगे हम, जेसीओज एनसीओज का तो उनकी कैपेबिलिटी हम यूज कर ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा रखेंगे। तो एक भाईचारे से चलती है फौज, और एक अनरिटन ऑर्डर होते हैं, अनरिटन सारा वो होता है, उनका ऑर्डर आ जाए, संदेश आ जाए, एक्सेप्ट करते हैं, रिटर्न में नहीं मांगते हम कुछ भी कि हमें रिटर्न में दो, सिविल में ही होता है, रिटर्न राइटिंग में दो पहले, तब कुछ आगे काम करेंगे। तो आर्मी का तो एक अलग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में। तो सर आर्मी की लाइफ में आपने जो आपके साथ 10-12 साल की आपकी सर्विस रही, मेडिकल ग्राउंड के चक्कर में आप बाहर आए, वरना यू वांट टू गो एट द कर्नल लेवल यू वर सेइंग। तो सर इस बीच में आर्मी की लाइफ में आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी आर्मी से जो कि अभी तक चलती आ रही, ऐसी कोई बातें हैं जो आपने आर्मी से सीखी हो? नहीं, देखो आर्मी में बहुत कुछ सीखा सर। कंफर्टेबल आर्मी से आने के बाद भी नहीं, ठीक है, सिविल में आने के बाद भी बहुत देखा, बहुत कुछ सीखा। एक तो ये जो संघर्ष किया हमने, इसी में बहुत कुछ सीखा, बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और ये सीखा हमने कि भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ, आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। भगवान आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। हाँ, अगर आप अन्याय के खिलाफ निस्वार्थ होके संघर्ष करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा, आपकी जीत होगी। तो हमारी जीत हुई वहाँ, और जीत ऐसे हुई कि एक हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कोर ग्रुप वाले सारे बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डिफेंस मिनिस्टर एंथोनी, और डिफेंस सेक्रेटरी सारे बैठे थे ऑफिस में, और हमारे कोर ग्रुप के बैठे सारे अफसर। तो उन्होंने ये बोला, जनरल राज कादियान को वहाँ से स्टार्ट हुआ कि जनरल राज कादियान, हमने आपको कांग्रेस एक्स सर्विसमैन का चेयरमैन बनाया है ऑल इंडिया का, और आप इस संघर्ष को लीड कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है, सबको मिसगाइड कर रहे हो आप, मिसलीड कर रहे हो, और आप तो एक जो है सैनिक हैं और एक संघर्ष कर रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ। तो जनरल राज कादियान ने बोला, सर वो लेटर में लाया हूँ साथ, ये लो, मैं फाड़ देता हूँ या तो वापस करो, मेरे मुंह पर टेप मत लगाओ, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम 40 साल पुराने एक अपना डिमांड है हमारी, वो मांग रहे हम। तो खैर वो जब ऐसी बात हुई तो हमें बड़ा गुस्सा आया। तो जनरल राज कादियान बड़े जेंटल सिंपल से हैं वो, और जनरल्स बड़े डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं तो क्योंकि वो शायद पॉलिटिकल अभाव में आ जाते हैं, हाँ, साथ में उनको होना पड़ता है उस लेवल पे आगे, वो उस लेवल में आगे वो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जनरल सतवीर हैं, वो गनर हैं, वो आर्टिलरी के जनरल सतवीर, वो बहुत तोप हैं। अच्छा। जनरल बख्शी की तरह से। अच्छा। और मेरा भी वही स्वभाव है, कर्नल भारद्वाज का वही स्वभाव है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बोला जनरल राज कादियान, सर प्लीज लेट मी स्पीक। तो उनको पता था जाखड़ अगर बोलेगा तो ये तो यही मीटिंग खत्म हो जाएगी, बम्बार्डमेंट करेगा। जनरल सतवीर है, जाखड़ है, ये गर्म दल के आदमी है। मगर नहीं, बात मज़ा नहीं आ रहा बात करने में। वहाँ उन्होंने फिर ये कह दिया कि आपको मालूम है, यू नो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर प्लेइंग विद फायर। अच्छा। आग के साथ खेल रहे हो आप। सर्विंग वाले सोल्जर भी अगर हथियार डाल देंगे आपके उसमें आगे बहकावे में, वो मिसगाइड हो जाएंगे, तो क्या होगा फौज का। तो बोला आप ये गलत कर रहे हो, आपको सबको फिर जेल जाना पड़ेगा। मैं बोला सर प्लीज़ स्टॉप इट, लेट मी स्पीक नाउ। मगर प्राइम मिनिस्टर सर, आप धमकी मत दो हमें जेल की, धमकी मत दो आप गोली की, धमकी मत दो फौज की, पुलिस की। ये फौज हमारी है, पूर्व सैनिकों के परिवारों की फौज है। आपके नेताओं कोई नहीं है फौज में,
उद्योगपति कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का कोई नहीं है, ये हमारे परिवार के किसानों के बच्चे हैं वहाँ, हमें धमकी मत दो और जेल में डालो, अगर जेल में जाना पड़ेगा। धमकी दे रहे हो आप हमें, हम तो आपसे बातचीत करने आए, आप धमकी देने लग गए। फिर वो जनरल सतवीर भी शुरू हो गया, फिर उसने बहुत कुछ बोला। जनरल राज कादा ने बोला थोड़ा शांत रहो, माहौल ठंडा रखो, न तो मीटिंग बीच में ख़त्म हो जाएगी। खैर वो मीटिंग आगे तक चली। बोले जी हम आप हमारे 1% दो, हम कल से बंद कर देंगे। ऑब्वियसली 40 साल पुराना मुद्दा है ये। खैर वो बोला ठीक, हम देखते हैं, बात आएंगे, देखेंगे, फलाना करेंगे। लेकिन किया कुछ नहीं। कब से चल रहा था ये 1 रैंक 1 पेंशन? 2006 से शुरू किया हमने। 2014 तक खत्म हुआ। हाँ 2006 से शुरू किया। आई थिंक फिर 2008 में मैंने सजेशन दिया कोर ग्रुप को कि भी कोई मंत्री नहीं आया हमारे पास, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आया और कोई नहीं आएगा, जबकि सिपाही से लेके और जनरल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वो हमारी पूर्व सैनिकों की बात नहीं करते, अपनी पार्टी की बात करते हैं। कोर ग्रुप वाला सब ने एक्सेप्ट किया, बोले 100% राइट। तो बोले क्या करें? मगर अपनी पूर्व सैनिक पार्टी से, रजिस्टर्ड पार्टी से इलेक्शन लड़वाओ MPs के और उधर विधानसभा के और पार्लियामेंट के भी, तब वहाँ को सुनवाई होगी, तब अपनी आवाज़ उठेगी वहाँ। बोले यस, अब इलेक्शन आ रहे पार्लियामेंट के, तो इसमें शुरू करेंगे। वो 20-25 दिन रह रहे थे, 20-25 दिन रह रहे थे। तो बोला ठीक है, यहाँ से अब MLA की तरह लड़ाओ, दिल्ली कैंट से पूर्व सैनिक उतारो किसी को। तो वो करते करते बोले ठीक है। बोलो कौन करेगा, कौन करे? कोई यूपी का, कोई JND के, बोले मैं लड़ दूँगा, मैं लड़ दूँगा, मैं लड़ दूँगा। तो बात ये आई लास्ट में कि नहीं, हम किसी लोकल अफसर को लड़ाएंगे। लोकल अफसर को लड़ाएंगे। तो फिर मैंने, प्रपोजल तो मेरा ही था वो, फिर मैंने प्रपोज किया, मैं कर्नल भारद्वाज को लड़ाओ, इनसे अच्छा लोकल कोई नहीं है। दिल्ली कैंट से, राज राइफल सेंटर से रिटायर हुए हैं, इनके बाद बेटा शहीद हुआ। यहाँ इन्हीं ने मेडल सबसे पहले अपने बेटे के जमा कराए थे, राष्ट्रपति को फिर लाइन लग गई थी मेडल जमा करने की, और इनसे बढ़िया लोकल कोई नहीं है। कर्नल भारद्वाज ने गर्दन निकाल ली अपनी। तो बोला नहीं, वो मई में पार्लियामेंट के आएंगे, मैं MP का लड़ दूंगा इस पार्टी से, एक पूर्व सैनिकों पार्टी से, चंडीगढ़ से रजिस्टर करा रखी, जवान किसान मोर्चा। तो बोला ये भी ठीक है, आप MP के लड़ लेना। तो फिर बोला लोकल और कौन बच गया? बोले जाखड़ लड़ेगा भाई, इसी ने इनिशिएट किया था ये सजेशन, और अब यही लोकल है, इसी को लड़ाओ। मैं बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है। कर्नल भारद्वाज के पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, और पॉलिटिक्स की ABC नहीं जानता मैं। हालांकि पॉलिटिक्स की तो हम कोई भी नहीं जानते, पुरुष नहीं क्या जानेगा। तो वो बोलते नहीं, पैसे की चिंता मत करो, हम बैठे ना सारे पूर्व सैनिक ऑल इंडिया के, हम करेंगे खर्च। मैं बोला भाई मेरे तो घर वाले भी एग्री नहीं होंगे, और मैं तो लड़ नहीं सकता इलेक्शन। लेकिन अब जब बोला आपने इनिशिएट किया है तो आप कैसे मना कर रहे हैं? मैं भी ठीक है, थूक के तो नहीं चाटा जाता। जब ऐसे ऑर्डर हैं, ऐसे आदेश हैं कोर ग्रुप के, तो मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। तो घर आए तो भाई वाइफ और बेटा सब, मैंने इलेक्शन कहाँ से लड़ो, पैसा था नहीं आपके पास, इलेक्शन लड़ने कैसे यहाँ पर दिया आपने? फिर वो कई अफसर आए, घर में आए, वाइफ को बनाया, समझाया, वो लड़ने दो, खर्च नहीं होगा, सब खर्च हम करेंगे। अच्छा। कोई जो है खाने पीने का खर्च उठेगा, कोई व्हीकल्स का उठेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट का उठेगा, मतलब ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वापस में। वही हुआ, मैं थोड़ा सा ही खर्च हुआ था मेरा, कोई ज़्यादा नहीं। तो जब इसे ऐसी आग में फंसे चल रहे थे, और 2 बच्चे हमारे फंसे हुए थे उसमें, तो मुझे यूँ किया कि आपका प्रोफाइल बहुत हाई हो गया, एक तो इसके संस्थापक हैं, और फिर आपका बेटा जो है भाई वो कमांडो है, और वो उसमें, अच्छा वो तो 26/11, 27/11, 28/11, 29 को वोटिंग था, तो इलेक्शन तो हारना था, और 20 दिन में इलेक्शन थोड़ा लड़ा जाता है, वो तो एक मुहिम स्टार्ट करनी थी, वो स्टार्ट हो गई। फिर मेरे को उन्होंने बाद में क्या किया, हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया, जवान किसान मोर्चा का। फिर MP की टिकट 4 लड़ाए, तो वो भी हार गए। पूर्व सैनिक को पैसा नहीं होता, ना झूठ बोल सकते। अच्छा
ये सर ये मेरे फादर सुना है मैंने, है जी। ये मेरे फादर से सुना है कि ज़्यादातर जो आर्मी मैन और जो कहते हैं डिफेंस में लोग हैं वो बड़े सीधे सच्चे और साफ होते हैं, हाँ, झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गुमराह नहीं कर सकते। हाँ। तो मेरे से सब ने डिमांड करी हाँ। टेंट में, ये मतलब है जो झुग्गी झोपड़ी वालों ने बोला आप क्या दोगे, कांग्रेस हमें ये दे रही है, वो ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बीजेपी वाले ये दे रहे हैं, हमें दारू दे रहे हैं, कम्बल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इतना दूंगा झुग्गी झोपड़ी निकाल के कहीं फ्लैट्स में बैठा दूंगा आपको। मुझे सब कहते हैं हमारी जिंदगी निकलते बड़े बड़े हो गए, हम तो छोटे थे, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ यही बैठे हैं, झुग्गी झोपड़ी में तो यही हालत है, ये सच्चाई है। तो उनसे मेरे एक वोट नहीं आई मुझे, एक भी। अच्छा। और बीजेपी का करण सिंह तंवर 15 साल MLA रहा। तो करण सिंह तंवर बोला, जब वोटिंग हो रही थी हम साथ ही बैठे थे, और जाकर साहब वो 3-4 महीने पहले आगे होते ना तो मैं सीट बदल देता अपना, दिल्ली कैंट से बाहर से लड़ देता कहीं, बड़ी हवा बन गई थी 20 दिन में आपके। क्योंकि ये था, एक क्रेज था कि भाई एक आर्मी अफसर लड़ रहा है कैंट से तो कुछ भला करेगा। पब्लिक के पास थोड़ा उसको क्रेडिबिलिटी होती है, ट्रस्टेबिलिटी होती है, एक आर्मी जो कहते आर्मी से आया होता है। हाँ, तो ये लो तबके को छोड़ के बाकी मार्केट में बिजनेस क्लास और ये वो करोड़ बाग हो रहा है, बहुत वोट आई मेरी। और यहाँ तक कि उनसे वोट आई, ये अपना एम्बेसीज में जो है ना, जो सिविलियन, उनने वोट खूब दी। अच्छा। हाँ, तो मेरा एडवर्टाइजमेंट पेपर जो चलता था, न्यूज़ पे चलता था, सब कुछ चलता था, तो न्यूज़ वालों ने बड़ा कोऑपरेट किया। अच्छा। NDTV ने और कई, अच्छा, NDTV के एक हैं जो फौज आर्मी के न्यूज़ कवर करते हैं। अच्छा। वो NDTV के क्या नाम, अभी भी है? हाँ, अभी भी है। बड़ी उनने मदद करी। अच्छा। मेरे इलेक्शन में भी और उस लड़ाई में भी। क्या नाम है उनका? नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ, मेमोरी मेरी ऐसी हो गई। क्या नाम है, देखो टेलीफोन में बात होती रहती है अभी भी। अच्छा। तो अभी भी मतलब प्रेजेंट में भी वो भी आर्मी की मतलब आर्मी के न्यूज़ कवर करते हैं, अभी भी हैं, मतलब प्रेजेंट में हैं, अभी भी है। ठीक, कोई लेटर ऑन जब आपको याद आएगा तो उसमें हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आर्मी की कोई बात होती है, मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ, वो फट से जवाब देता है, कोऑपरेट करता है। सर वो क्या बात थी, मैं एक इस बीच में लाना चाहूँगा। NDTV का वो, देखो नाम भूल रहा मैं उसका, बड़ा अच्छा नाम है, मोबाइल में देख के तो बता दूंगा, नंबर पड़ा है उनका। खैर कोई नहीं। तो सर इस सपोर्ट बहुत मिला, सिपाही से लेकर जनरल तक, मास मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला। सर इसी बात से मैं क्वेश्चन मेरा, इस सपोर्ट के साथ आपकी प्रोफाइल बहुत हाई हो गई थी। हाई प्रोफाइल, एक तो मेरी प्रोफाइल और एक बेटे ने प्रोफाइल बढ़ा दी थी। हाँ, आपने बताया जो इस केस की वजह से, जो 26 जनवरी से। हाँ। एक चीज़ पूछनी थी सर, उनका नाम नहीं लेंगे हम, पर आपने मुझे बताया था कि ऐसी स्थिति आई थी कि आपको डिप्टी कलेक्टर के और उनके गला पकड़ना पड़ा था आपको। वो किस्सा बताइए सर। वो हुआ था जो कि कर्नल भारद्वाज का बेटा शहीद हो गया था, कैप्टन उमंग भारद्वाज। हाँ। तो 19 नवंबर का उनका शहीदी दिवस मनाते। सन कौन सा, ईयर कौन सा था? कौन सा ईयर था सर ये? वो 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। तो वो शहीदी दिवस मनाते हैं 19 नवंबर का हमेशा। उनके यूनिट से बैंड आता है, स्टाफ भी आता है। हाँ। तो वो बोले जाकर साहब वो चीफ गेस्ट किसको बुलाएं? मगर जनरल को बुला लो, हरदम जनरल को बुलाते हो। हाँ। कई भी किसी VIP को बुला लेते हो, किसी और किसी पुलिस कमिश्नर को, DC को। और DC को बुला लो, आपका गोती भाई है, भारद्वाज है। गोती मतलब क्या होता है? मतलब भारद्वाज था। अच्छा, मतलब गोत्री में मतलब। हाँ, DC भारद्वाज था। अच्छा। तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट। तो बोले कल चले हम, चलो। चले गए हम, कार्ड दिया, अंदर बुला लिया अंदर। तो खड़े हो, हाथ मिलाया DC साहब ने और बैठाया, चाय कॉफ़ी मंगाई। तो ये भी वही खड़ा था। बात करते बोला हम तो पूर्व सैनिकों को बहुत सम्मान देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। कलेक्टर बोल रहे थे? हाँ, DC कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, और बहुत सम्मान देते हैं। और करते और बोला वैसे कर फौज में शहीद होने के लिए तनख्वाह दी जाती है। मैंने कहा, मुझे बड़ा गुस्सा है एकदम से।
मैं कहा आपने क्या कहा, दोबारा रिपीट करना इसको। फौजी को तनख्वाह इसलिए दी जाती शहीद होने के लिए, शहीद होने के लिए नहीं, वो तो देश की सेवा के लिए जाता है। तो आपने उनका मतलब आपका क्या रवैया था? तो मैंने वो गला पकड़ लिया, इतना गुस्सा आया, गला पकड़ लिया। हाँ, वो पिए भागा एकदम बाहर, पिए भी भाग गए बाहर। पिए तो बाहर भाग गया। हाँ, और बोला नहीं, दिस वाज माय स्लिप ऑफ स्लिप ऑफ टंग, दिस हाँ। एंड दैट। मगर नहीं, तब के आत्मा से बात निकली है, स्लिप ऑफ टंग नहीं थी ये। मैं कर्नल भारद्वाज, चलिए, ही डजंट डिजर्व टू बी चीफ गेस्ट ऑफ योर सन। इस पे तो एक जनरल को बुलाया था हमने। तो उसके बाद जब भी मिलते थे वो सैल्यूट करके मिलता था। तो उन्होंने गलती मानी कि ये मेरी गलती मान ली थी उसने, वही मान ली, गलती मान ली थी कि ये गलत बोल दिया मैंने। स्लिप ऑफ टंग था, मगर नहीं, आत्मा से बात निकले थे आपके। मैंने ये भी कह दिया, मगर आप अपने बेटे को शहीद कराओ, मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा अगर पैसे से ही शहीद होते हैं तो बड़े एपिसोड हुए मेरे वो काफ़ी। मैं तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा हमेशा। कोई जैसी भी आगे अनअप्रूव्ड कॉलोनी में न्यू पहाड़ों बिहार में हमारे भी वहाँ घर था, अभी तो वहाँ से शिफ्ट कर गए हम पहाड़ों बिहार में, उधर चले गए सेक्टर 23 में कई साल में। तो वहाँ में जैसी भी रोकता था, FIR हो जाती थी, फिर FIR एक्सक्यूज हो जाती थी। पुलिस कमिश्नर बताया था आपने, कर देता था। कमिश्नर के साथ आपने फिर कॉफ़ी पी, डबल कॉफ़ी पी। हाँ वो मैंने बोला मैं अरेस्ट करने के आदेश हैं, हाँ, तो मैं आया हूँ, यहीं अरेस्ट कर लो, पुलिस का क्यों टाइम खराब करो। हाँ, बोला सैल्यूट टू यू सर, मैं भी आर्मी अफसर का बेटा हूँ। हाँ, मैं तो तब तो आपकी सोच ठीक है। हाँ, मैं बताओ मेरा क्या दोष है, जब आपने पूरी सुन लिया ना हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ। बोला आपका कोई दोष नहीं है। आपने कहीं भाषण दिया था, भाषण देने के बाद चले गए थे, तो आपके पर आरोप बहुत सारे लग गए थे कि आप धक्का मुक्की कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो और भड़काऊ भाषण दे रहे हो। वो एक्ट, यही एक्ट थे, ये एक्ट थे सारे, लेकिन वो मेरे खिलाफ कुछ था ही नहीं। वो ना डिस्प्रूव हो किसी गया। को गाली गलौज दी, ना धक्का मुक्की हुई, ना कोई और कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ स्पीच थी मेरी। तो आपने कुछ लाइन की थी क्या पंच से? मतलब आपने भड़काऊ भाषण दिया, आपने ये एक बहुत गलत भड़काऊ भाषण था इसमें, पता है मुझे, मैं सुन लिया भैया। मतलब आपने ये बोला कि ऐसा ही अगर पूर्व सैनिक 70% यहाँ हैं और ऐसा ही अगर हमारे से दुश्मनाई है तो पूरी कॉलोनी चारों तरफ बाढ़ लगाए, आग लगा दो। ये कितनी बड़ी भड़काऊ भाषण, तो पंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक थे। बिल्कुल यार, ये तो मैंने अपनी आत्मा से बोली है। हमने कौन सा बुरा कर दिया? अपनी कष्ट कमाई का पैसा लगा रखा है, रजिस्ट्री कराई है, रेवेन्यू दिया है, तो वो बोले चलो ठीक है। उसने जॉइंट कमिश्नर को फ़ोन किया कि ये जाखड़ साहब के FIR ख़त्म करो। सर, ये इसी इन सारे जब समाज सेवा के काम करते चले जा रहे हो, आप बहुत चीज़ें मेंटेन करते जा रहे हो, कभी ऐसा हुआ, कभी को जेल जाना पड़ा, कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। वो संघर्ष किया, लेकिन वो पुलिस कमिश्नर हुआ, DC हुआ और कुछ नेता हुए, वो सब मेरे सपोर्ट में आ जाते थे। अच्छा, बोले तो समाज सेवी है, उसका क्या दोष है। हालांकि उन 2 की 3 की FIR हुई थी। राकेश दौलताबाद जो अभी MLA था पीछे, उस टाइम वो इलेक्शन हार चुका था, मैं भी इलेक्शन हार चुका था दिल्ली कैंट से, और तीसरा वो उत्तराखंड से इलेक्शन हार चुका था। राकेश दौलताबाद जो लास्ट ईयर की डेथ हुई, हाई कोर्ट से बेल हुई। अच्छा, और मेरी खत्म कर दी। सही, ये लगा लो। हालांकि वो ये बोला उनने, उस लड़के ने, बोला अंकल मैं फीस दूंगा एडवोकेट की, मैं कराऊंगा बेल तीनों। अच्छा, तो मेरी तो यहाँ से हो गई। बोला आपके तो अंकल यहाँ करवा दिया आपने, पुलिस कमिश्नर ने, और इनके उनके वहाँ पुलिस कमिश्नर हाई कोर्ट से करवाई उन्होंने, एडवोकेट को पैसा देंगे, जिसके लिए लड़ाई लड़ी हमने। तो ये बहुत सी चीज़ें आपने बहुत जहरी संघर्ष झेला, अन्याय के खिलाफ लड़े हो आप। इसमें एक जो आजकल नौजवान जो पीड़ित है, सबसे सब कुछ लड़ लेता है, मगर वो अपने ब्रेन से बड़े परेशान है। आजकल नौजवान, आजकल क्या हमेशा ही जो आज बढ़ चुका है ड्यू टू लाइफस्टाइल, स्ट्रेस में बड़े आ जाते हैं बड़ी जल्दी से, परेशान जल्दी हो जाते हैं, मुश्किल में बड़ी आ जाते हैं। तो उन जो नौजवान, ये जो लोग जो आगे आने वाली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी जो इस चीज़ से परेशान है, स्ट्रेस में, परेशानी से, टेंशन से, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल नहीं है वो लोग, प्रैक्टिकल नहीं है और सच्चाई पे नहीं चलते हैं वो एक
ऐसे बनावटी लाइफ में ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें स्ट्रेस में आते हैं फिर वो। अच्छा। अगर सच्चाई में रहें, प्रैक्टिकल में रहें, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, मतलब सच्चाई में रहे, बनावटी में नहीं आया तो कभी स्ट्रेस आया। हाँ, अभी मैंने बताया कि लाइफ में तरक्की के लिए पेरेंट्स का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद, 3 आशीर्वाद हो और आप चौथी आपकी मेहनत हो, तो आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। आज एक दर्जन डिफेंस ऑफिसर है मेरे परिवार में। भतीजे हमारे एयरफोर्स पायलट, दामाद फाइटर पायलट, मेरा बेटा कमांडो कर्नल वो है, दामाद हमारा कर्नल है, ब्रिगेडियर बनने वाला है। बड़े भाई का पोता और उस पोते की वाइफ दोनों कर्नल है, ये में बीटेक करके गए हैं। यानी लाइन लगी हुई है, पूरा जत्था बना रखा है आपने पूरी फौज पूरा का। डिफेंस का। हाँ। और एक भाई है चौथे नंबर का, सबसे छोटा, उसके 2 बेटे, वो उसने नहीं भेजा आर्मी में। उसका एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा इंजीनियर है, और वो खुद प्रिंसिपल रिटायर हुआ है दिल्ली से, और वाइफ उसके डीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो मतलब भगवान ने अच्छा आशीर्वाद दिया है खूब। हम तो शुक्रगुजार हैं भगवान के कि भगवान ऐसा आशीर्वाद सब पे बनाए रखो। ऐसी इन चीज़ें चलते रहो तो लाइफ अच्छी होगी, बढ़िया होगी। हाँ। और ये स्ट्रेस पर ऐसी चीज़ें बाहर निकलती रहेगी। हाँ, ये जो स्ट्रेस होगा ही नहीं कभी। ये मेरे जो चैनल है, जो हमारे जो हम जिस पे बातें करते हैं, तो माइंड सेट पे ज़्यादा बातें करते हैं कि आदमी अपने मस्तिष्क से, अपने वृत्ति से कैसे चीज़ कर सकता है। आपने बताया कि मैं अपनी चीज़ें ऐसे मैंने हैंडल की, मैंने संघर्ष किया, सच्चाई के लड़े, सही बात बोली, उसे करते करते आगे बढ़ते चले गए। ऐसा निस्वार्थ होके अन्याय के खिलाफ लड़ोगे तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई बाल बांका नहीं हो सकता। सब आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, भगवान भी आपके सपोर्ट में रहेगा ऑटोमेटिकली। क्या बात है सर। कोई ऐसा कोई किस्सा आपका? मैंने हाँ। अभी देखो, भगवान के आशीर्वाद की बात और बताता हूँ। हाँ, बताइए सर। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से MP के पीछे बीजेपी का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा। इसमें हरियाणा का। अच्छा। तो वो मैं कभी नहीं मिला था उनसे, ना उसके इलेक्शन में कभी गया वोट डालने, कुछ नहीं। मैंने नज़दीक गांव के वहाँ एक भंडारा हो रहा था गौशाला में, वहाँ बुला रखा था उनने। तो मैंने बोला मेरे गांव से तो निकलेगा 1-1.5 किलोमीटर आगे, मगर MP साहब को मैं भी चाय पिला देता हूँ। MP साहब ने यस कर दिया, ठीक है जाकर साहब हम रुक जाएंगे, 10 मिनट देंगे आपको। हाँ सर 10 मिनट दे दो। मैंने बढ़िया बंदोबस्त किया, बीजेपी के फ्लैग व्लैग लगा दिए, कारपेट वारपेट सामियाना गांव में जो है भाई अनाउंस करा दिया कि MP साहब आ रहे हैं। अच्छा बंदोबस्त किया, उनकी वाइफ भी साथ थी। 10 मिनट का 1.5 घंटा रुके मेरे पास वो। क्या नाम था उनका? जाखड़ साहब आपने तो इसे तो बहुत बड़ा चाय के आपने तो वो सम्मेलन कर दिया ही बढ़िया। मतलब मेरे टच में रहना हमेशा वो। और 5 गाँव के पंचायत बुला रखी थी मैंने, सरपंच वगैरह। अच्छा। वो MP साहब आ रहे हैं, अपने पॉइंट रख देना। सबने अपनी बड़ी समस्या बताई, सबकी सुनी उनने। और DC को फ़ोन करते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि थी, संडे था। अच्छा। तो महाशिवरात्रि छुट्टी होती है, लेकिन ये VIP तो हॉटलाइन पर रहते हैं। तो DC ने फटाफट फ़ोन उठाए, बोला इसके ये रिक्वेस्ट है, इसका ये पॉइंट है, इस गाँव वाले का इनको अटेंड करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 अटेंड हो गई। तो जाखड़ साहब आपने होस्ट का काम कर दिया, अब बताओ आपकी क्या डिमांड है। आपने ये तो सब कर दिया, निपटा दिया। मगर सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा गांव छोटा सा है, कोई सरकारी सुविधा नहीं है, मुझे एक कम्युनिटी सेंटर दे दो, समुदाय। गांव का नाम क्या आपका? गांव लाला गांव है। ये लाला रोड़ाई डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी पड़ता है। रेवाड़ी में लाला रोड़ाई। रोड़ाई, ठीक है। तो मगर एक कम्युनिटी सेंटर दे दो बस, वो सैंक्शन करवा दो, आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। ब्याह शादी में किसी प्रोग्राम फंक्शन में लोग बाग सब दुखी रहते हैं, कम्युनिटी सेंटर मिल जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे। बोल जाखड़ साहब आपने एक ही चीज़ में सब कुछ मांग लिया। हाथी के पाँव में वो सबका पाँव बोला। उसमें जिम भी बन जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, इसलिए सब हो जाएंगे। एक कम्युनिटी सेंटर दे दो एक। हाँ, उन्होंने DC को फ़ोन किया, बोला देखो इन जाखड़ साहब ने अपने गांव में प्रोग्राम किया है, ये होस्ट हैं, तो इनकी डिमांड है ये, इस पर प्रायोरिटी पे करना है। ठीक है बोला, हुआ वो। हाँ, तो वो बोला तो कल मंडे को भेज दो उनको, सरपंचों को, सभी को, सरपंचों को।
तो उस टाइम पंचायत नहीं थी, पंचायत डिसबैंड हो रही थी हरियाणा में। कब की बात है ये? 1-1.5 साल पहले। अच्छा। हाँ, ये अभी 4-5 साल पहले 1 साल तक सस्पेंड थी पूरी हरियाणा में। अच्छा उसके बाद इलेक्शन हुए। अच्छा। तो पंचायत भी नहीं थी, विदाउट पंचायत मैंने काम किया अच्छा एज ए यानी कंसल्टेंट और एक एक्टिविस्ट के तौर पे, अच्छा। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज एंड एरिया। क्या बात है। और मैं बनाता था उनको रिक्वेस्ट, नीचे लिखा था योर फेथफुली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज दिस माय कांटेक्ट नंबर और एड्रेस गुड़गांव का। तो बोल जाकर साहब आप टच में रहना मेरे साथ। टच में रहा, खूब इज्जत देता था। घर पर दिल्ली जाते थे, उनकी बेटी की शादी हुई है रोहतक। बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम है उनका? नाम? डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। अच्छा, अभी भी एमपी वो हैं? अभी भी है? नहीं, वो इलेक्शन हार गया था। वो भूपेंद्र हुड्डा का बेटा बन गया था कांग्रेस का। तो वो अभी एमएलए का इलेक्शन लड़ा उसने उधर से। अब मिनिस्टर है वो। अच्छा। हाँ, तो सर इतनी सारी चीज़ें रही आपकी लाइफ में? हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर है इसका। बहुत सारी लंबी चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में। हमारा रिश्तेदार और पंचायत एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहा। अच्छा। तो उससे भी काम कराया गाँव में। अच्छा। जोड़ का काम कराया और काम कराया। एक कम्युनिटी सेंटर तो इन्हें दे दिया, जोड़ का उन्हें दे दिया। एक स्टेडियम का करवाया। तो यानी उनने डिस्ट्रिक्ट से वो सारे एस्टिमेशन बन के चंडीगढ़ पहुंच गए। लेकिन राहुल, बड़े दुख की बात है, खेद की बात है कि उन फाइलों पे धूल जम गई। खट्टर साहब ने अपने साइन नहीं करके दिए कभी भी। सारी फाइल हमारे डंप हो गए बैठ के। नहीं तो जब डिस्ट्रिक्ट से एस्टिमेशन बन के चला जाता है, एमपी का मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लग जाती है, तो करना चाहिए ना चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली। चीफ मिनिस्टर ने कहीं किसी फाइल में साइन नहीं किया, सब डंप हो गया। तो कुछ नहीं बना फिर से? 20-22 करोड़ का था वो सारा प्रोजेक्ट, तो कुछ नहीं किया, सब जीरो हो गया। फिर बाद में इलेक्शन लड़ा तो वो ये तो सेंटर में बैठा दिया मोदी जी ने खट्टर को, और यहाँ फिर वो दूसरा बन गया चीफ मिनिस्टर। तो पॉलिटिक्स के तो ऐसे खेल हैं। मतलब अपने अपने अच्छे माइंड से फ्री रहो, अच्छा करते रहो, सब बढ़िया रहेगा। अपनी तरफ से खूब किया है। सर कुछ लास्ट मैसेज जो यूथ के लिए आप देना चाहो, इसके अलावा जो आपने बताया कि जो आशीर्वाद होने चाहिए आपके माता पिता के, गुरु के, और आपके सर लास्ट भगवान के आशीर्वाद, और आपकी मेहनत होनी चाहिए। मेहनत होनी चाहिए लास्ट में। 4 चीज़ हो तो सब कुछ हो जाता है। और कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहोगे कोई यूथ को जो सुनना चाह रही हो कि ये जीवन में होना चाहिए आपके, कुछ और मैसेज? भाई मेरा ये एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। हाँ। कि आप ईमानदार रहो। हाँ। समाज के प्रति, हाँ। अपने कम्युनिटी के प्रति, और एक देश के प्रति ईमानदार रहो, और समाज सेवी बन के रहो। तो आपका भी उद्धार होगा, समाज का, देश का भी उद्धार होगा हमेशा। ये प्रैक्टिकल है, आजमा के देख लेना। ग्रेट सर, क्या बात है। ईमानदारी कभी मरती नहीं है, ईमानदारी आगे फलती है। हाँ। सर ने एग्जाम्पल, सर ने खुद ही प्रूव कर दिया और बोल दिया है, और लगे रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। हाँ, ये सो मच सर, हमने प्रैक्टिकल किया लाइफ में। इस चर्चा में ये प्रैक्टिकल आपने पूरी चीज़ें ऑब्जर्व की है। इस चर्चा में बहुत कुछ चीज़ सीखी है हमने, देखी, आपके एक्सपीरियंस समझे। लगता है ये छोटा क्षण भर है जिसमें हमने आपकी बातें जानकारी ले ली हमने, और इसको थोड़े और दर्शक भी देखेंगे और समझेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। हमने ईमानदारी की बात की, हमने मेहनत की बात की, हमने संघर्ष से लड़ने की बात की, और यही जीवन है। अभी देखिए राहुल, हमारे परिवार में एक बेटी है, मेरे 2 बेटे हैं। सारे वेल ऑफ हैं, और सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बताया आपने, डबल MA, BEd, MAd, MBA, बहू भी, बेटी भी, सारी। बेटी प्रिंसिपल रही है आर्मी पब्लिक स्कूल की। तो ये कमांडो की वाइफ कर्नल अनिल की, उसकी वाइफ भी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती है। और हमारी बड़ी बहू DPS में टीचर है, अमेरिका में, वो सीनियर टीचर है वो। तो बहुत बढ़िया है। ये हमारा पोता है, बड़े बेटे का, जो DPS वाला, ये एक इंटरनेशनल कंपनी में, अमेरिकन कंपनी में जॉब लग रहा है, BTech कंप्यूटर साइंस। क्या बात है। तो सर ये सब हमने निचोड़ निकाला, और उसकी मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे मैं ये चर्चा कर पाया।
धन्यवाद सर, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूँगा मैं। ये तो एक आप अच्छा काम कर रहे हो, हाँ। समाज को एक अच्छा संदेश देते हो, और एक ये सब जानकारी इकट्ठी करके आप कन्वे कर रहे हो सबको। एग्जैक्टली ये सर, भलाई के काम है। थैंक यू सो मच सर कि अच्छी चीज़ें निकलें और ये आप, सब भलाई के काम है। थैंक यू सो मच सर फॉर अप्रिशिएशन। दैट्स व्हाट आई वांट कि अच्छी चीज़ें लोगों को निचोड़ निकाल के कुछ बढ़िया चीज़ें, कुछ एक लाइफ की एक्सपीरियंस हम दे पाएँ, लोग समझ पाए, हम समझ पाए, अपना उद्धार हो पाए। सबका उद्धार होगा उसमें, सबका उद्धार हो। आपका भी उद्धार होगा, औरों का भी उद्धार होगा। बिल्कुल सर, एक बार नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।